के लिए मैं गिरीश मानकेश्वर जी का आभारी हूँ, जिन्होंने कैमरे में मुझे एसके की सीडी भेजी थी। धन्यवाद। नमस्कार। यूट्यूब, रेडियो विश्व, वो दिन याद करो और ये सब हमारे फेसबुक के ग्रुप के पाठक और दर्शकों को इस समय मैं पूना में प्रसिद्ध पियानो वादक, पियानो अकॉर्डियन वादक, ऑर्केस्ट्रा अरेंजर और कुछ रूप से संगीतकार भी वैसे श्री एनोक नेमले साहब के घर पे हूँ और मेरे साथ कई मित्र भी बैठे हैं, जैसे मुझे साथ में ले आने वाले गिरीश मानकेश्वर जी, श्रीपाद कुलकर्णी जी, कैलाश मुंद्रा जी, मिस्टर अजित वर्तक जी और दीपक जोगड़ेकर, ये सब मेरे साथ बैठे हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। तो नेमले साहब, आपको नमस्कार और हमारे ब्लॉग में, यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, काफ़ी तक तो मैं दूसरे इंटरव्यू से और कुछ आर्टिकल से मैं जान भी चुका हूँ आपको, तो उसके आधार पर भी मैं कुछ सवाल पूछूँगा, पूछूँगा। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए और खासकर वादन की दुनिया में और ऑर्केस्ट्रा अरेंजिंग और की दुनिया में? मैं बचपन से म्यूजिक का शौकीन था और पियानो बजाता था मैं। जैसे मैं कॉलेज में जब आया तो पियानो बजाने की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली और प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ दी कि म्यूज़िक की साइड आप संभालें। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे फंक्शंस होते थे, एनुअल गैदरिंग 3 दिन का होता था, तो आई यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल द म्यूजिक। फिर ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने सोचा था, उसी टाइम कॉलेज में था जब भी मैंने तय कर लिया था कि म्यूज़िक ही अपनी प्रोफेशन है तो अच्छा है। फिर बॉम्बे जाके पियानो तो हर जगह मिलता नहीं था, तो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कुछ होना चाहिए, इस विचार से मैंने अकॉर्डियन शुरू किया। और अकॉर्डियन ने मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी, क्योंकि उस जमाने में बहुत पॉपुलर हो चुका था अकॉर्डियन बिकॉज ऑफ राज कपूर एंड शंकर जयकिशन। तो अकॉर्डियन का डिमांड बहुत रहा, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक मेरी प्रोफेशन बना के फिर बॉम्बे आके सेटल हो गया। अच्छा, तो आपको पियानो बजाते थे, तो पियानो में शुरुआत आपने कैसे की? आपके फैमिली में संगीत पहले से है? म्यूज़िक पहले से है। और मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि वहाँ जो मिशनरीज थे उनमें एक फादर थे जो खुद अच्छे पियानिस्ट थे। तब उन्होंने मुझे ऑफर दिया ऐसे कि तू पियानो सीखेगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, तो चर्च में ऑर्गन बजाना शुरू करूँगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने चलो ये अच्छा मौका है, और वहाँ से मेरा बिगिनिंग हो गया म्यूजिक का। मेहनत भी खासी की और साथ में नसीब भी काम करता गया। हाँ, गॉड गिफ्ट भी हुई। हाँ, गॉड गिफ्ट भी हुई, गॉड का गाइडेंस भी हुआ, और सब तकलीफों से मैं दूर रहा और आराम से बॉम्बे आके सेटल हो गया। तो इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स के बजाने में आपने कैसे शुरुआत की, और संगीतकार के साथ फिल्म में कैसे शुरुआत की, वो भी थोड़ा बताइए। फिल्म में जिनका अकॉर्डियन मैं सीखा था, जिनके घर पे जाता था पूना में, ही वॉज मिस्टर परमानंद, जो बॉम्बे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। उनकी कंपनी वॉज नोन एज बॉम्बे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। उनका बेटा मेरा क्लासमेट था, तो इसलिए मुझे अकॉर्डियन सीखने को, यानी क्या होता है अकॉर्डियन, वो देखने को भी मिला और बजाने को भी। तो हमारी घर की पहचान हो गई, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, जैसे आप बॉम्बे आओगे तो मुझे मिलना, मैं आपको जो भी हो सकेगा मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगा उन लोगों के साथ।
तो उन्होंने मुझे पहले SD बर्मन से मुलाकात करा दी और OP Nair, और वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हो गया। जैसे पहला रिकॉर्डिंग में गया तो दूसरे म्यूजिशियन मेरे दोस्त बन गए, फिर पहचान होने से सर्कल बढ़ते गया। उसमें कुछ गानों में प्ले वायलिन भी बजाया गया। प्ले वायलिन तो बाद में आया। अच्छा। वो नागिन पिक्चर जब रिलीज हुई थी ना, तो उसके पहले प्ले वायलिन नहीं थी। तो एक बाद में फिल्मी धुनों की दुनिया में शुरुआत आपने कैसे की? वही जो रिकॉर्डिंग में टेक में बजाने से पहचान हो गई, दूसरे लोग भी बुलाना शुरू कर दिए। आस्ते आस्ते मेरा आई वॉज नोन देयर, दैट डैनियल्स करके कोई अकॉर्डियन बजाने वाला, पियानो बजाने वाला। फिर हमारी मुझे पर्सनली स्टेज म्यूजिशियंस यानी स्टेज परफॉर्मेंस की बहुत लाइकिंग थी शुरू से। पुणे में भी हमने ऑर्केस्ट्रा शुरू किया था। फिर बॉम्बे जाके हमारी वैन शिपली के साथ पहचान हो गई, हमारी दोस्ती इतनी हो गई थी कि आखिर तक हम लोग साथ में काम किया। और पहला टूर अब्रॉड जो 57 में मुझे मिला, तलत मोहम्मद, वैन शिपले और CH, ये तीनों के हम 4 थे। तो इतना सक्सेसफुल रहा वो टूर। वहाँ से जब लौट आया तो CH आत्मा और तलत, इन दोनों ने चड्डा साहब से मेरी शिकायत की। चड्डा साहब वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ HM। और वैसे मेरा पहला रिकॉर्ड 57 में बिकॉज ऑफ देयर रिकमेंडेशन पहला ट्रायल रिकॉर्ड हो गया, वो सक्सेसफुल। ये अपना दिल तो आवारा कह रहा है। रेडियो सिलोन में अमीन सयानी भी मेरे फ्रेंड थे और उन्होंने बहुत बैकिंग किया, और रेडियो सिलोन से भी मुझे बहुत पब्लिसिटी मिली। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो आपने इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स में कई माइलस्टोन कायम किए हैं। बहुत। तो एक तो डांस टाइम, दूसरा है विंटेज वाइन, और तीसरा है मेरा नाम जोकर। तो विंटेज वाइन, विस्परिंग पाम, यानी विंटेज वाइन में 2 रिकॉर्ड थी, गोल्ड माइन, जिसमें आपने पुराने गानों के बजाने की सबसे पहले शुरुआत की थी, बाद में और म्यूजिशियंस ने बजाना शुरू किया। तो ये ऐसी स्टीरियो रिकॉर्ड बनी थी जिसमें सब एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स ही थे, भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा में नहीं था, फिर भी स्टीरियो इफेक्ट में वो बहुत सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा। नहीं, उस टाइम पहले स्टीरियो इफेक्ट्स यानी रिकॉर्डिंग ही उस साल आ गई थी, पहले नहीं थी ना अपने पास। तो ये पुराने गानों के अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल में पहले स्टीरियो में आया। पहले स्टीरियो। तो वो एक्सपेरिमेंट तो नेचुरली मेरे ऊपर ही किया HM ने, और वो सक्सेसफुल रहा फॉर्चुनेटली। मेहता साहब, एक हाँ पूछिए साहब, आपने SD बर्मन साहब का, OP Nair साहब का नाम लिया, तो उनके थोड़े कुछ एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताएंगे, अच्छा रहेगा। नहीं, बताने के तो लोगों को सब मालूम है, वो तो है, लेकिन वेरी आपके साथ जो भी, बहुत अच्छे लोग थे। हाँ। उनका संगीत बहुत अच्छा होता था। हाँ। और काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता काम करने में मजा आता। OP Nair का स्पेशलिटी ये था कि 1.5 या 2 घंटे में उनकी रिकॉर्डिंग ओके हो जाती थी। इतना परफेक्शन था, और जो सेट किया है वही, उसको चेंज नहीं करना, और अच्छा भी होगा तो नहीं। ओके। वो जैसे एक सिमिलर टाइप ऑफ एटीट्यूड श्री रामचंद्र की होती थी। अच्छा। सेट पे कभी चेंज नहीं। हाँ। एक डिसाइड हुआ है, बस वही मुझे करना है। और रिकॉर्डिंग सेट पे आते थे तो बोलते थे मेरा अभी कंपोजिशन चैप्टर क्लोज्ड है, अभी मेरा पूरा अटेंशन है रिकॉर्ड करना उसको, और ये काम खत्म करना। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन दैट। ऐसे दूसरा कोई चीज ऑन द स्पॉट अगर कोई भी सजेस्ट करे, ना थोड़ा ये भी सुनिए ना, देखिए कितना अच्छा लगता है, नहीं लेकिन अभी मेरे को सुनने का बंद है, अभी कुछ नहीं सुनना। जो है वो डिसाइड हुआ। आप मेरे को घर पे आके सजेशन दे देते 2 दिन पहले, तो मैं सोचता था उसके ऊपर, अभी टाइम नहीं। तो इनके साथ OP Nair साहब और श्री रामचंद्र जी के साथ जिन फिल्मों में आपने कुछ बजाया हो, वो फिल्में कुछ याद है आपको नाम? कितनी फिल्में थी अभी सब याद रखना तो मुझे 1-2 गिनी चुनी भी।
मिट्टी में सोना में आपने बजाया? नहीं, वो शुरू में मेरे ख्वाबों में तुम, हाँ, पहला गाना उनका वो बजाया था, किशोर कुमार, शमशाद बेगम। हाँ, वो मेरे नींदों में, हाँ, नींदों में नया अंदाज। मेरे वो नींदों पहला में तो मेरे ख्वाब। और एस.डी. बर्मन का पहला था वो सोसाइटी थी। वो तो याद है मुझे। हाँ, और मुझे ये खुशी है कि सोसाइटी के सब गाने मुझे अभी हमारे साथ जो बैठे हैं वैसे गिरीश मानकेश्वर जी ने प्रोवाइड किए हैं। क्या अच्छा, तो ये नाम याद करना, गिरीश मान जी का नाम देना मेरे लिए जरूरी ही मुझे लगता है कि ये चीज की नोंद लेनी चाहिए। तो बाद में शंकर जी किशन जी के साथ आपने कोई फिल्म में काम किया? शंकर जी किशन के साथ भी किया। वो राज कपूर की कौन सी फिल्म, जापान, लव यू, लव इन टोक्यो। अच्छा, लव इन टोक्यो, जॉय मुखर्जी की। जॉय मुखर्जी, उस फिल्म से मैं उनके साथ काम करना चाहता। अच्छा, वो क्या होता था बॉम्बे में, सिस्टम ऐसी थी ना कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के ग्रुप्स फिट होते थे पहले से। अभी गुडी सगवाई सबसे सीनियर प्लेयर, शो शंकर जयकिशन के पास शुरू से काम। तो जब भी वो अवेलेबल ना हो तो तभी वो सोचा जाता था कि और किसी को बोलो, तब हमको मौका मिल जाता। बाकी सबके ग्रुप जैसे आपने अभी बोला कि आपका कंसंट्रेशन स्टेज शो में और अपने हाँ, इंस्ट्रूमेंट, वो भी मैं तो बाहर भी घूमते रहता था, अगले किसी के साथ यानी टीम बना के। बाउंडेड ऐसा नहीं रहा किसी के साथ। हाँ, लेकिन खयाम साहब के साथ बाद में आपकी टीम वैसे ही भी बन गई है। वैसे भी वो क्या होता था, फिर उनको एक दफे कॉन्फिडेंस आ गया ना मेरे में, तो फिर दूसरे से काम नहीं करते। हाँ, हाँ। तो फिर वो वेट करेंगे आप कौन से दिन फ्री हो जाते हैं, अच्छा उसके बाद हमारे ऐसा होता था। ऐसे होते थे। तो वो संगम में जो अकॉर्डिंग बजा है वो आपका है? नहीं नहीं, वो अरविंद जो कर रहे हैं, वो सर्वाइव सुमित बुढ़ी मिश्रा सर, ने भी बजाया। बुढ़ी सर। वो भी अच्छा अकॉर्डिंग। और तो शंकर जयकिशन के आपके अकॉर्डिंग के कौन सा गाना है जो आपको याद है ऐसा? वो बाद में तो मैंने अरेंज किया शंकर जी के साथ, वही एंड में ये जब शंकर जी अकेले थे, पापी पेट का सवाल। पापी पेट का सवाल। हाँ, और एक कौन सा था वो लास्ट महिला हो, एक पिक्चर थी ना, पापी पेट की बात, और एक फिल्म की थी। 80s के बाद, आफ्टर 1980। हाँ, एंड में उसके बाद वो रहे पापी पेट का सवाल 1984 की पिक्चर। 84। हाँ, तो उसके बाद मेरे तो ख्याल उसके से बाद में एक 85, दो एक आई थी 86 पिक्चर। में एक्सपायर हो गए। उनका नाम नहीं आता। खयाम साहब से तो आपने सगुन फिल्म में काम किया शुरू था। में तो हमने पियानो बजा पियानो में। प्ले रेगुलर, लेकिन अरेंजर के रूप में आपने बाद में कभी कभी से कभी कभी से। वो फिल्म में देखने गया था तो मुझे याद है कि ये अकॉर्डियन की स्टाइल सुन के ही मैं पहचान गया था कि ये एनोक डेनियल साहब का ही अकॉर्डियन मुझे लगता और है। जगजीत कौर का जो गाना है रंजो गम वाला, वो आपने पियानो बजाया? हाँ, वो हाँ जी, अरे क्या वाह, बात। बढ़िया पियानो था। उसमें तो सब पियानो पीसेस ही थे पूरे वो गाने ऐसा में। वक्त तुम अपना रंजो गम, इंस्ट्रूमेंट अलग स्टाइल का, यानी वो काम की स्टाइल हाँ, ही वैसी तुम थी। अपना रंजो गम अपनी निशानी दे दो मुझे। पियानो थीम इंस्ट्रूमेंट के रूप में है। हाँ जी, हाँ। वक्त में भी बजाया। वक्त में आपका है? वक्त में है। बहुत फेवरेट। वो कौन आया मेरे पियानो भी हाँ, बजाया और अकॉर्डियन भी बजाया। आपको याद होगा हाँ। सिलोन पे मैंने प्रोग्राम करवाया था हाँ। डेनियल साहब के बजाए हुए गानों का, तो उसमें ये गाना मैंने बजवाया था। कौन आया कि कौन आया कि निगाहों निगाहों में चमक जाएगी। अच्छा, वो बहुत ही फेवरेट अरे बढ़िया अच्छा, गाना। रवि के साथ और बहुत, उसमें भी था यानी नंबर ऑफ टेक्स आप देखेंगे तो रवि के ज्यादा। रवि की ज्यादा है। अच्छा, मैं उसमें बोलूं ना, अर्जन हफ्ते में सोचेगा। दो, कम से कम 2 फिर रिकॉर्डिंग होते थे। दो बदन का आपने बजाया था क्या? दो बदन के समय याद नहीं। पिक्चर के नाम। बड़ी दुनिया में। उसमें भी था चेहरे पे खुशी छा जाती है। हाँ, वो वक्त pianist और आगे भी जाने तो मैं अकॉर्डियन कितना आता था अकॉर्डियन बजाने में? आगे भी जाने में तो वो उसमें पियानो कुछ नहीं अकॉर्डियन है। नहीं, अकॉर्डियन मैंने बजाया। हाँ, अकॉर्डियन बजाया उसमें। उसमें अकॉर्डियन है, वो दो गानों में किया हाँ, है। वो अकॉर्डियन। और एक गाना था वो उलझन सुलझे ना, आशा भोसले का। वो तो वो भी पियानो नहीं बजा रहा था। धुन पिक्चर। धुन। रवि साहब के काफी पियानो के ये गाने। ये पियानो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक फूल दो माली है उसका। ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट अभी यूज नहीं होता है उसका। होता है तो होता है।
लेकिन क्या है, अभी बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। हाँ म्यूजिक डायरेक्टर को सेंस होना चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट का। एग्जैक्टली। अब सब लोग सिंथेसाइजर के पीछे पड़े, क्या बात है? यही गलत हो गया। Where is the acoustic? यशोधर चव्हाणमध्ये आपल्या रवी साहेबांचा सत्कार अरेंज केला होता हां. 2010 मध्ये. तर मी त्यांना भेटायला गेलो होतो. अर्धा तास मी गप्पा मारले, जसे आपण आता बोलतोय. हाँ. तर त्यांना मी हेच विचारलं, रवी साहेब म्हणलं तुम्ही पियानो आप मास्टर होते. थोड़ा सा हिंदी में ही जारी रखिए, ये यूट्यूब पे Record. जाने वाला है। तो तो सब उन्होंने लोग पूछा था कि पियानो का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसका जैसे आप बजाते हैं वैसे अभी नहीं हुआ है उसका यूज हो रहा होता है. तो बोले वो इट्स नॉट सो इजी. और किसी को अभी जैसे आपने बताया था कि किसी को उसकी कीमत नहीं रही. कीमत भी नहीं, सेंस भी नहीं है। बोलते हैं अकॉर्डियन को नहीं यूज करें, तो अकॉर्डियन जिसको मालूम है वो यूज करे ना। जो असली है वो असली है। असली। सिंथेसाइजर कितना भी आया हाँ, कुछ वही भी तो। आया, तो अभी मदन कुमार जी को मैं मिला था 15-20 दिन पहले, वो भी यही बोल रहे थे। उनका भी यही था कि आजकल सिंथेसाइजर आने से इमेजिनेशन होना चाहिए। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट उसमें ये बजा mood सकते है, हैं। ये सिचुएशन है, ये ऐसे पिक्चराइज होने वाला है, ये तो चीज़ वहाँ आगे ऑर्गन अच्छा अच्छा लगेगा। लगेगा, क्या फ्लूट अच्छी फ्लूट अच्छा लगेगा, वो फ्लूट ओरिजिनल फ्लूट ही उसका फ्लूट लगेगा। ब्रेन काम करना चाहिए। चाहे कितना भी नहीं तो synthesizer गाना बना के हो। लाते, नहीं। अरेंजर के पास दे देते, दे, मतलब बोले इधर 8 बार का कुछ भर दो, इधर 4 बार का कुछ भर दो। That is not वसंत quality. मजा नहीं देसाई के साथ ऐसे काम नहीं क्या किया। उसमें एक बटन ऐसा कर दो कि फ्लूट आ जाता है, दूसरा Okay. बटन ऐसा करो तो ये आ जाता है। वसंत देसाई जी के साथ आपने जो काम किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। उनका भी काम सिस्टमेटिक। 2 महीने फिल्म के आपने 2 महीने। ऊपर जिक्र किया था, राइट। तो उसमें जो लता जी और महेंद्र कपूर जी का गाना है, एक गाना उसमें मुझे अकॉर्डिंग याद है, लेकिन पियानो का गाना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 2 महीने का सेबेस्टियन ने अरेंज किया था। अच्छा, I remember. उनका काम, वो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर सब अच्छे थे, सब सिस्टमेटिक काम करते थे, सोच के आते थे। तो अभी तक मैंने एक चीज मार्क की है कि डेनियल साहब हमारे साथ मिलने पर बहुत ही मिलनसार है, लेकिन स्टेज पर वो काफी शांत रहते, बिल्कुल बोलते नहीं है। तो मैंने तो सोचा था कि उनसे कैसे बात होगी। मैं बोलूंगा तो ऑडियंस ये बोलेंगे, भाई कुछ सुनाओ। बातें क्या? सही बात तो यही है। उनको और वानसिमले जी को मैंने साथ में देखा था, तो वानसिमले जी काफी बोलते थे, खुद के announcement खुद करते थे। लोग उनका बजाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ किसी से बात करी तो वो भी वो इशारे से समझा देते थे कि भाई ये करो। सर वो सेक्सोफोन एक भाई साहब बजा लेते मनोहरी सिंह। मनोहरी मनोहरी सिंह। यानी उनसे आपकी मुलाकात हाँ, बहुत बढ़िया सर। एक मिनट प्लीज, अभी बात हम उनकी कर रहे हैं, तो थोड़ा ट्रैक से बाहर थोड़ा कम निकले, वो थोड़ा ठीक है। म्यूजिशियंस तो सब अपने आप को जानते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू करो सर. आपका कल्याण जी आनंद जी से कोई संपर्क रहा क्या? ऐसे हम मिलते थे। गाने regarding did you play No, any? I did not play much. I Much? played few takes. Only few But not things, regularly. not regularly. Okay. तो टीवी सीरियल में आपने काफी शुरुआत एयर होस्टेस सीरियल से की थी, Air hostess. जो कि बाद में दूरदर्शन के कानूनों और नियमों के कारण अधूरे में वाइंड अप करनी पड़ी थी। तो वो आपको कैसे मिली थी, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट के रूप में? वो बस आपने क्या नाम उनका? विनोद। नहीं, who was the director of that? Producer director. उनकी फिल्म खयाम ने एक की थी। हाँ, तब विनोद से हमारी पांडे। पहचान हुई। बराबर, विनोद क्या? पांडे विनोद पांडे। हाँ, विनोद पांडे। विनोद पांडे। विनोद पांडे की हमारी पहचान वो फिल्म से हुई। अच्छा, विनोद फिर पांडे। उन्होंने पूछा था कि ऐसे ऐसे सीरियल में कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड, तो मैंने डेफिनेटली विल डू। तो मेरी तो स्थिति है कि मैं 12 साल की उम्र से वाद्य संगीत के बारे में ऐसा इंटरेस्ट लेने लगा था। और पहले तो इनके पहले तो मैं धुनों पर कौन सुनता था, कौन बजाते हैं कौन नहीं, वो उस पर पहले ध्यान नहीं जाता था। पर कभी कभी ऐसा हुआ था कि एक ही धुन एक बार पसंद आया और दूसरी बार नहीं पसंद आई। तो मैंने सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में मैंने अनाउंसमेंट सुननी शुरू की कि भाई ये एनोक नेचुरल साहब ने बजाई है, ये कोई और ने बजाई है। तो बाद में एनोक नेचुरल साहब के लिए इतना मेरा आकर्षण है कि अगर उनकी धुन से मेरी सुबह की शुरू होती है तो मेरा दिन पूरा सुधर जाता है। बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया.
तो ये कारण में मुझे बाद में मैं उनसे उनका चाहक, उनको भगवान मानने वाला तो था ही अपने रूप से। वो गॉड तो गॉड ही है, वो अलग बात है, वो तो सब मानते हैं, लेकिन उनको एक भगवान की तरह ही हम मानते रहे। तो बाद ऐसी पहचान हुई, ऐसे रिलेशन हो गए, वो भी हमारी एक रूप से खुशकिस्मती है। और आज इतने वेट करने पर मुझे पुणे में उनके घर में भी बैठना और बात करने का मौका मिला, वो भी मेरी खुशकिस्मती मानता हूँ। तो आप ये पियानो पे थोड़ा कुछ बजा के सुनाएंगे? नहीं, हमारा जीवन तृप्त हो क्योंकि अकॉर्डियन तो हमने देखा, सुना, स्टेज में भी देखा है, आपके 3 शो मैंने देखे हैं आज तक। और कई गाना सुना। या तो ये पियानो पे थोड़ा बजाइए। कम सुनना मिलता है, तो इसलिए थोड़ा चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा 1-2 पीस भी उस पर बजा के सुनिए। क्या बात है। थोड़ा कुछ याद, पुराना गाना जो भी याद रहे। God is great. उधर सब हमारा एक सर दोस्ताना एक थोड़ा सा प्लीज सर वक्त का एक हो जाता है ओनली लास्ट रिक्वेस्ट दिस विल बी इमीडिएटली याद नहीं आएगा ना। वक्त का आएगा क्या? वक्त का गाना कौन आया? कौन आया कहने गाओगे? या चेहरे पे कुछ इच्छा जाती है? नहीं तो शगुन का गाना बजाए तुम तो अपने रंजनों का वो आपका ही बजाए हुए तो ये भी बजा नहीं, वो अच्छा अच्छा वक्त हो जाए सर, वक्त आएगा आपको। कोई शंकर जैक्सन का आपको कोई गाना याद है? एनी सॉन्ग
एक मिनट लाइफ की हर वक्त बात तो हम इसमें कवर नहीं कर सके, काफ़ी चीज़ छूट भी गई होगी, लेकिन थोड़ी कोशिश की है। तो आपका धन्यवाद और नमस्कार दर्शकों को। और मेरे साथ में मैं जो दिखाना चाहता हूँ, आप कैलाश मुंद्रा जी, आप अजीत वर्तक जी, ये हमारे मित्रों। अब इस वक्त आप देख रहे थे मेरे साथ एनोक डेनियल साहब को, जो मैंने शूट किया था पुणे में। पर आपको विनती है, अब तक आप देख रहे थे मेरे साथ श्री एनोक डेनियल साहब को, जो रिकॉर्डिंग ने पुणे में की थी 22 दिसंबर 1912 के दिन। और उसमें वीडियो शूटिंग पुणे के मेरे मित्र गिरीश मनकेश्वर जी ने किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और आपको एक विनती है कि इस बातचीत के दौरान जो बात छूट गई, उनके लिए मैंने इंटरनेट से रिकॉर्ड करके एक दूसरा वीडियो बनाया है, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण एक हफ्ते को छोड़कर वॉइस और लिप मूवमेंट का मैचिंग नहीं हो सका है। सिर्फ झटक पायलबाजी की बातों में ही उसका मैचिंग हो सका है। तो आपको विनती है कि तकनीकी कारण को इग्नोर करके आप उसकी बातों, उनकी साथ में बातों का लुत्फ उठाएंगे। तो आपको धन्यवाद, नमस्कार।